हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, और उसके पहले वाला जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बात कर ली थी सरल सूक्ष्मदर्शी की। आज बात करनी है टेलीस्कोप की, यानी दूरबीन के बारे में, दूरदर्शक के बारे में। दूरदर्शक की जो खोज की थी वो ऐसा कहीं कहीं पे लिखा है कि किसने की थी, गैलीलियो ने की थी, और किसी और ने भी उसके पहले की थी, क्योंकि गैलीलियो ने खुद कहा है कि हमसे पहले दूरबीन का आविष्कार हो चुका था। उसके बावजूद भी जो दूरबीन का आविष्कारक माना जाता है वो किसे माना जाता है, गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। गैलीलियो को क्या किया था, कैथोलिक चर्च ने सजा दे दी थी। किस लिए दे दी थी कि उन्होंने ये बोल दिया था, मतलब अपना एक सिद्धांत दिया था कि जो अरस्तु थे उन्होंने एक मानचित्र पास किया था पूरे विश्व का, तो जो विश्व मानचित्र था वो गलत था। तो उन्होंने कह दिया था कि ये जो विश्व मानचित्र है वो क्या है, गलत है। और दूसरी बात उन्होंने बोल दी थी कि जो सूरज है वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, सूरज अपनी जगह पे स्थित है। सूर्य का चक्कर बहुत सारे ग्रह लगाते हैं और उसमें हमारी एक पृथ्वी भी एक है। ये बात किसको बुरा लग गई थी, कैथोलिक चर्च को बहुत ज़्यादा बुरा लग गई थी, और उसने क्या कर दिया था, 8 साल की गैलीलियो को सजा दे दी थी। और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो वहाँ के लोग हुआ करते थे वो गैलीलियो को ये बोलते थे कि ये जो धार्मिक हमारी भावनाएं हैं उनको क्या करते हैं, आघात करते रहते हैं। लेकिन वो तो उनके आविष्कार होते थे। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके क्या कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, तो उसके बारे में लोगों को बताएगा तो है ही। उसके बावजूद भी गैलीलियो खुद अपने आप में बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनकी धार्मिक भावनाएं उनके आविष्कारों से क्या थी, कम थी। क्योंकि हर व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए, वो क्या करेगा, अपने आविष्कारों को, उसने कितनी मेहनत के साथ उन आविष्कारों को बनाया, तो उनके जो परिणाम होंगे लोगों के सामने तो वो लाएगा ही लाएगा। क्लियर है बात। और गैलीलियो ने सिर्फ दूरबीन नहीं बनाई थी, बहुत सारे भौतिकी के नियम दिए थे। पहली बार हमारे गैलीलियो ने ही कहा था कि जो हमारे भौतिकी के जो नियम होते हैं उनको हम लोग के मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे हमारे जो सूत्र होते हैं, कोई भी सूत्र ले लो, जैसे हम लोगों ने ले लिया E=mc²। अब ये एक मैथमेटिक्स का क्या है, सूत्र है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक क्या है, भौतिकी का नियम भी है कि द्रव्यमान ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट हो सकता है ना। जैसे हम लोगों ने जो नियम देखे थे, जो न्यूटन का पहला नियम था, जड़त्व का नियम, इसकी जो शुरुआत की थी वो गैलीलियो ने ही की थी। तो उसका जो सुधार के जो रूप दिया वो किसने दिया, न्यूटन ने दिया। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो शुरुआत के टाइम में जब भौतिकी में बहुत ज़्यादा क्या नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुए थे, उस समय गैलीलियो ने बहुत ज़्यादा आविष्कार किए थे, यानी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था भौतिकी में। तो एक तरह से माना जाए तो भौतिकी के जो जनक थे वो गैलीलियो थे। कुछ लोग न्यूटन को भी बोलते हैं और कुछ गैलीलियो, क्योंकि न्यूटन भी अपने आप में एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया था। खैर, ये चर्चा का विषय हमारा नहीं है। हमारा जो विषय है वो है टेलीस्कोप को पढ़ना, यानी दूरदर्शी को पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दूरदर्शी। दूरदर्शी की परिभाषा लिख लो। दूरदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी को क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। जो जैसे हमारे एनसीईआरटी में जो परावर्ती दूरदर्शी है और अपवर्ती, इस प्रकार से दो प्रकार हैं, उसके बारे में थ्योरी है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो उसकी थ्योरी तो आप लोग पढ़ लोगे, डायग्राम देख ही लोगे। हम लोग अलग प्रकार के 3 दूरदर्शियों को पढ़ेंगे, जिनमें एक खगोलीय दूरदर्शी होगा, दूसरा पार्थिव दूरदर्शी होगा। और जब गैलीलियो ने इतना सारा योगदान दिया है तो हम लोग जो उन्होंने दूरबीन बनाई थी उसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जानेंगे कि उन्होंने जो दूरबीन बनाई थी वो कैसे बनाई थी। क्लियर है बात। तो अब दूरदर्शी की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परिभाषा की जगह हम लोग इसका कार्य लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कार्य, तो कार्य क्या रहेगा, अधिक दूर की वस्तुओं का, अधिक दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना, ये क्या है, दूरदर्शी का कार्य है। संरचना क्या होती है दूरदर्शी की, संरचना कुछ देखे होंगे राजा महाराजाओं के समय पे, तो इस प्रकार से एक संरचना होती थी। इधर एक लेंस लगा होता था और इधर भी एक लेंस लगा होता था, ऐसे स्टैंड पर रखी होती थी दूरबीन, देखे होगे ना।
तो ये क्या थी, हमारी दूरबीन थी, ये उसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। अब ऐसे तो संरचना होगी नहीं, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, किरण आरेख। अगर संरचना में लिखना है तो लिख लो कि एक नली में, किसमें, नली में, और नली कैसा है, शंक्वाकार नली है। कैसी है, शंक्वाकार, ये शंक्वाकार हो जाएगी ना। एक शंक्वाकार नली में एक तरफ छोटा नेत्र का लेंस होता है, ये नेत्र का लेंस है, और एक तरफ क्या होता है, बड़ा दूरदर्शक लेंस होता है, नहीं, हाँ सही ना, अभिदृश्यक लेंस होता है, दूरदर्शक में अभिदृश्यक लेंस होता है। अब जब हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया था तो वहां पे भी दो लेंस थे, एक अभिदृश्यक लेंस था और दूसरा नेत्र का लेंस था, लेकिन जस्ट उल्टा था। वहां पे अभिदृश्यक लेंस क्या था, छोटा था, और नेत्र का लेंस बड़ा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस बड़ा होगा और नेत्र का लेंस छोटा होगा। नेत्र का लेंस वह लेंस होता है जो नेत्र के पास में होता है। क्लियर है बात। तो हम लोग क्या बनाएंगे, अब किरण आरेख बनाएंगे। किरण आरेख देखना, ये है अभिदृश्यक लेंस और ये है नेत्र का लेंस। दोनों के लिए मुख्य अक्ष क्या हो जाना है, कॉमन हो जाना है। इसको मान लो P, इसको मान लो P डैश। अब जो प्रकाश की किरणें रहेंगी वो क्या रहेंगी, समांतर आएंगी, एक दूसरे के समांतर आएंगे। और एक प्रकाशिक किरण को कहाँ से भेजे दे रहे, प्रकाशिक केंद्र से भेजे दे रहे। जब कोई प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो अपने मार्ग में विचलित नहीं होती है, ठीक है। और इस प्रकार क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है बात। और फिर ये क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से निकल जाएंगे प्रकाश किरण, और पीछे की तरफ एक क्या बन जाना है, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जो कि कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। क्लियर है। तो देखो, आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के भी समांतर हो ऐसा नहीं है। हो सकता है मुख्य अक्ष के भी समांतर हो, लेकिन हो सकता है मुख्य अक्ष के समांतर ना भी हो। लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा, ये थोड़ा सा डायग्राम क्या हो गया, अगर हम लोग इसको थोड़ा और यूनिक कर दें, रुको फिर, इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा अब सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। और इस प्रकार से क्या होंगी, प्रकाश की किरणें निकल जाएंगी, तो पीछे की तरफ कहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा आभासी प्रतिबिंब भी है। और एक प्रकाश की किरण को यहाँ से मिला देते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा एक हमारा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु यहाँ कहीं पे होगी जो कि ए बी होगी। क्या होगी, ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन जाएगा ए डैश बी डैश। फिर ए डैश बी डैश इस नेत्र का लेंस के लिए एक वस्तु है। क्या है, वस्तु। तो फिर इसका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो कि क्या हो जाएगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे जब संरचना लिखोगे तो हम बोलते जा रहे हैं संरचना, लिख लो। क्या लिखोगे, अभिदृश्यक लेंस और नेत्र का लेंस एक दूसरे से इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके लिए मुख्य अक्ष क्या होता है, एक ही होता है, यानी समान होता है या कॉमन होता है। फिर उसके बाद क्योंकि वस्तु बहुत दूर है, अब दूरदर्शी है ना, तो दूरदर्शी में वस्तु पास तो होगी नहीं, दूरी होगी। क्योंकि वस्तु बहुत दूर है तो उससे आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहेंगी, और फिर लेंस से या अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र का लेंस और अभिदृश्यक लेंस के बीच में एक जगह प्रतिबिंब बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, अभिदृश्यक लेंस के फोकस पे। ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस का फोकस है, यानी FO है। क्या है, FO पर प्रतिबिंब बनाएंगे। सामान्य स्थिति में जो FO होगा वो नेत्र का लेंस के लिए FE भी होगा सामान्य स्थिति में। अभी एक स्थिति चेंज भी हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, वो नेत्र का लेंस के लिए एक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। ये लिखते जाना है, एक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। और
ए डैश बी डैश का एक आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा जो कि ए डबल डैश और बी डबल डैश होगा। क्या होगा? ए डबल डैश और बी डबल डैश बनेगा। क्लियर है बात? ये हमारा हो गया दूरदर्शी। यही दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी भी कहलाता है। तो इसी का अध्ययन हम लोगों को करना है। ठीक है, ये क्या है? खगोलीय दूरदर्शी भी है और हमारा दूरदर्शी का कॉमन क्या है? डायग्राम है और लिख दिया। क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि में हमारा मेनली 3-4 बातों पे फोकस किया जाता है। वो होता है पॉइंटिंग पे कि जो हाइट है वस्तु की कितनी है, जो प्रतिबिंब बने हैं उसकी हाइट की कितनी है और कहाँ पर बना है। तो स्पष्ट क्या लिखना है कि ए बी वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर ए डैश बी डैश बना और फिर ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा और ए डैश बी डैश का भी एक कहाँ पे? अभिदृश्यक लेंस के आगे, अभिदृश्यक लेंस के आगे नीचे की तरफ ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बन जाएगा जो कि आभासी होगा और वस्तु से कैसा होगा? उल्टा होगा। ये तो क्या हो गई? क्रियाविधि हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दूरदर्शी के लिए, किसके लिए? दूरदर्शी के लिए आवर्धन की बात करें, किसकी करें? आवर्धन की। दूरदर्शी के लिए कोणीय आवर्धन। अब दूरदर्शी के लिए कोणीय आवर्धन क्या होगा उसकी परिभाषा लिखोगे। तो दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब, दूरदर्शी के द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए अधिकतम कोण के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बोल लिखना है? दूरदर्शी के द्वारा आंख पर बनाया गया दूरदर्शी के द्वारा आंख पर बनाया गया दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब, दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण के अनुपात को दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन कहते हैं। ये क्या बात लिख दी? इसको दोबारा पढ़ो। दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए अधिकतम कोण के अनुपात को दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन कहते हैं। क्या बात बोल दी गई है? ये देखो, इसको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग दूरदर्शी के द्वारा आंख पर दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बनाए गए कोण को क्या मान लें? अल्फा मान लें। और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए अधिकतम कोण को क्या मान लें? बीटा मान लें। क्या मान लें? बीटा। अगर हम लोग याद करें सूक्ष्मदर्शी के लिए तो वहां पे बीटा क्या था? दर्शन कोण था। यहाँ पे दर्शन कोण नहीं है। देखो, दर्शन कोण एक स्पेशल कंडीशन में होता है जब आंख के सामने d दूरी पर कोई वस्तु रखी है।
अब उस वस्तु से आंख पर बनाए गए अधिकतम कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन कोण। लेकिन यहाँ पे बीटा क्या है? यहाँ पे जहाँ वस्तु रखी है, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो लाख किलोमीटर दूर हो, क्योंकि अब लाख किलोमीटर दूर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग छोटी मोटी दूरियों को तो नाप नहीं रहे हैं, टेलीस्कोप लिए हैं, पता चले कभी चंद्रमा देख रहे हैं तो कभी कोई ग्रह देख रहे हैं, ठीक है ना। तो दूरी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो कितनी भी दूरी पर हो, जितनी दूरी पे वस्तु है, उस वस्तु से आंख पर बनाए गए अधिकतम कोण को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बीटा बोल रहे हैं। क्लियर है बात? अब देखो, पहले डायग्राम देखते हैं। ये है अभिदृश्यक लेंस और ये है नेत्र का लेंस। इस प्रकार से क्या है, कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहां से उनका क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब देखो, ये यहाँ पे लेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा? लेंस होगा। ऐसे अपवर्तित होंगी, वो अलग छोड़ो, हम लोग यहीं से देख ले रहे। यहाँ कहीं पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। इस वस्तु के द्वारा यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया और ये अंतिम प्रतिबिंब से नेत्र का लेंस पर बनाया गया जो कोण है अधिकतम, वो अल्फा है। और जो अधिकतम कोण नेत्र का लेंस पर रहेगा, वही कोण आंख पर भी अधिकतम रहेगा। और बीटा क्या है? बीटा ये तो बीटा है, अरे गलती, हाँ अल्फा है, सही है। और बीटा क्या है? ये बीटा है। क्यों सर? वस्तु के द्वारा अभिदृश्यक लेंस पे बनाया गया कोण है, वो तुम बोल रहे हो वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण। अब बात को समझना हमारी, वस्तु तुम्हारी पास में नहीं है, वस्तु तुम्हारे आसपास कहीं पे इधर उधर नहीं है, वस्तु लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणों का कोण किसी भी लेंस पर जो बन जाएगा, वही आंख के लिए भी कोण सुटेबल हो जाएगा। तो यही कोण क्या है? बीटा है, जो कि आंख के लिए भी वही होगा। समझ में आई बात? समझे बात को? अब देखना, यहां पे अगर हम लोग अल्फा का मान निकालें तो पॉइंटिंग कर देते हैं इसको। यहाँ पे कोई वस्तु है, वो क्या है? ए बी है। ये जो प्रतिबिंब बना था वो ए डैश बी डैश बना था, और ये क्या बना था? ए डबल डैश और बी डबल डैश बना था। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग त्रिभुज को क्या कर लेंगे? अलग से बना लेंगे। अलग से क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो यहाँ पे देखना, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण क्या है? बीटा है। अब यहाँ पे जब ये बीटा है तो मुख्य अक्ष से इसने, किसने? प्रकाश किरण ने, जो मुख्य प्रकाशिक केंद्र से गुजरी है वो इस प्रकार गुजरी है, विचलित तो हुई नहीं है। तो जो ये कोण होगा वही क्या होगा? ए वाला कोण भी होगा। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा? ए वाला कोण भी कितना हो जाना है? बीटा हो जाना है। कितना हो जाना है? बीटा हो जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर इसको P मान लो और इसको क्या मान लो? P डैश मान लो, तो देखेंगे त्रिभुज P A डैश B डैश में, किसमें? त्रिभुज P A डैश और B डैश में। त्रिभुज P A डैश B डैश में अगर देखोगे तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan अल्फा नहीं है, tan बीटा है। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये कोण बीटा है ना, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? A डैश B डैश, A डैश B डैश, और आधार क्या है? आधार है P A डैश। क्या है? P A डैश। अब देखना, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस पे बन रहा है, यानी P A डैश क्या है? फोकस दूरी है, किसकी? इस लेंस की। तो क्या हो जाएगी? FO हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A डैश B डैश बटे FO। ठीक है। अब tan बीटा क्या है? छोटे कोणों के लिए tan बीटा बराबर क्या हो जाना है? बीटा हो जाना है। तो बीटा बराबर A डैश B डैश बटे FO। यहाँ से बात क्लियर है? बीटा बराबर क्या आ गया? A डैश B डैश बटे FO। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसको मिटा देते हैं। ठीक है। और अब देखना अल्फा बराबर, अल्फा के लिए देखोगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश और P डैश। एक तो त्रिभुज क्या बनेगा? ये वाला त्रिभुज अगर तुम लोग नजर डालो, ये वाला त्रिभुज देखना, ये वाला त्रिभुज, तो ये क्या बन जाएगा? A डबल डैश B
डबल डैश और पी डैश। लेकिन अगर यही नज़र घुमाओगे तो इस वाले त्रिभुज में भी हमें नज़र आ रहा है क्या, अल्फा। तो ये वाला भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी क्या है, ये अल्फा है, क्या है, अल्फा है। और ये पी डैश है, ये क्या है, ए डैश है, ए डैश, और ये क्या है, बी डैश, और ये क्या है, पी डैश। ठीक है, तो हम लोग इसी छोटे त्रिभुज को लेने वाले हैं, छोटे त्रिभुज को लेने वाले हैं। तो हम लोग आगे लिखेंगे त्रिभुज, चित्र को, डायग्राम को तो बना लेना है सही से। ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी डैश में, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी डैश में क्या हो जाना है, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर लंब यानी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे आधार क्या हो जाएगा, ए डैश पी डैश, ए डैश पी डैश। ठीक है, अब tan अल्फा, अल्फा क्या है, छोटे कोणों के लिए अल्फा बराबर क्या आ गया, ए डैश बी डैश बटे ए डैश पी डैश। ठीक है, अब कोणीय आवर्धन का जो फॉर्मूला था इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो समीकरण 1 से बा समीकरण 1 बा समीकरण 2 से क्या होगा, ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 था। m बराबर हम लोग शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं, परिभाषा में ही था कि प्रतिबिंब के द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण, m बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बटे बीटा। अल्फा का मान क्या है, ए डैश बी डैश बटे ए डैश पी डैश, ए डैश बी डैश बटे ए डैश पी डैश। और बीटा का मान क्या है, बटे में क्या है, ए डैश बी डैश बटे एफ ओ, ए डैश बी डैश बटे क्या है, एफ ओ है। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम इसको एक स्टेप ऐसे आगे ले जाओगे तो ए डैश बी डैश बटे ए डैश पी डैश, और मल्टीप्लाई में जब लिखोगे तो एफ ओ, ये जो डिवाइड में जाएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एफ ओ बटे ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तुम्हारा m का मान क्या आ गया, m का मान आ गया एफ ओ बटे ए डैश पी डैश, ये आ गया m का मान, m बराबर आ गया एफ ओ बटे ए डैश पी डैश। ए डैश पी डैश क्या है, ए डैश पी डैश जो प्रतिबिंब बना है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है उससे नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी है ए डैश पी डैश। तो इसको तुम्हें क्या मान लेना है, एक मान लेना है स्टार समीकरण, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन ये स्टार समीकरण है। देखो जो स्टार होता है वही आगे चल के सुपरस्टार भी बन जाता है, क्लियर सी बात है। तो ये हमारा स्टार समीकरण है, तो ये सुपरस्टार बनेगा। क्यों बनेगा, अभी कम से कम 3 से 4 जो फॉर्मूला आने वाले हैं वो इसी समीकरण को यूज करके आने वाले हैं। बस इस बात को याद रखना कि जो ए डैश पी डैश है वो क्या है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है उससे नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी है। ठीक है, तो जो स्टार है वो सुपरस्टार बनेगा। कैसे बनेगा उसकी चर्चा होगी। सुपरस्टार जो बन जाता है उसकी क्या होती है, टीआरपी ज़्यादा होती है, रेटिंग्स ज़्यादा होती है ना, तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। जिसकी चर्चा बार बार होगी वो सुपरस्टार है। तो ये समीकरण की चर्चा अभी हम लोग 3 से 4 बार करने वाले हैं, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, अभी ये m का फॉर्मूला नहीं आया है, m बराबर आ गया एफ ओ बटे ए डैश पी डैश। ठीक है, जिस तरीके से लिखे हैं शुरुआत से एंड तक पूरा लिख लेना है नोट करके, अपने हिसाब से कहाँ कहाँ मिटाए हैं वो तुम्हें पता होगा, वीडियो में बैक कर करके कर लेना। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य स्थिति में किसमें, पहला डालोगे सामान्य स्थिति में, किसमें, सामान्य स्थिति में। सामान्य स्थिति में क्या बोल रहे थे कि जो ए डैश पी डैश है वो क्या है, एफ ई वी है। क्यों, क्योंकि जो ए डैश है अगर वो एफ ओ है तो हमने कहा था कि नेत्रिका लेंस के लिए भी यही फोकस होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य स्थिति में जो ए डैश पी डैश है वो क्या हो जाना है, एफ ई हो जाना है। लेकिन हमेशा ही उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर होगी क्योंकि वस्तु इधर है, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, तो ये माइनस एफ ई हो जाएगा। ए डैश पी डैश बराबर क्या हो जाना है, माइनस एफ ई। जब इसको समीकरण में रखोगे, इसको स्टार समीकरण में रखोगे, किस में रखोगे,
स्टार समीकरण में रखने पर जब इसको स्टार समीकरण में रखोगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर एफ ओ बटे ए डैश पी डैश का मान क्या रखोगे, माइनस एफ ही, तो माइनस एफ ही आ जाएगा। क्या आ गया, m बराबर माइनस फोफे आ गया, यानी एफ ओ बटे एफ ही। ठीक है, m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ही, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। सर नेगेटिव भी है तो उसका मॉड लगा देना, वो तो सीधा है, लेकिन फॉर्मूला तो वहां से परिभाषा तो बन गई ना कि सामान्य स्थिति में दूरदर्शक के कोणीय आवर्धन क्षमता क्या होती है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का अनुपात होता है। अब देखो एक स्थिति और लिखूं, अब हम लोग डालेंगे एक स्थिति और डालेंगे, यहाँ पे याद रखना ये हमारा डायग्राम बना रहेगा, इस डायग्राम से क्या है बहुत सारी चीजें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो हमारी जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या लिखना है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यहां पे याद रखना कि जो ये वाली दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जानी है, डी हो जानी है। क्या हो जानी है, डी। ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो देखो जो अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है, नेत्रिका लेंस के द्वारा बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा उसके फोकस पे बन गया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। अब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसके लिए अभिदृश्यक लेंस जिम्मेदार नहीं है, नेत्रिका लेंस जिम्मेदार है। कौन है, नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा, नेत्रिका लेंस को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा, तो इसको खिसकाना पड़ेगा, तो ये वाली स्थिति चेंज होगी, ना कि ये वाली होगी। तो हम लोग जब नेत्रिका लेंस के लिए है तो फॉर्मूला लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। ये कौन सा है, ये लेंस सूत्र है। क्या है, लेंस सूत्र। अब देखो यहाँ पे v बराबर क्या होगा, क्योंकि b इसके द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति है जो कि कितनी दूरी पे बन रहा है प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर, और d की जगह पे माइनस डी रखोगे क्योंकि प्रतिबिंब किधर बन रहा है, जिधर वस्तु है उधर की तरफ बन रहा है। उसके बाद u बराबर क्या रखोगे, u का मान तुम्हें क्या रखना है, देखो ध्यान से देखो u क्या है, u नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है, नेत्रिका लेंस के लिए तो वस्तु यही है। तो देखो आ गया ना वो स्टार समीकरण, u बराबर रखोगे a डैश p डैश, नहीं माइनस a डैश p डैश। क्यों, क्योंकि इधर दूरी यहाँ पर नेत्रिका लेंस के इधर की जितनी भी दूरी रहेंगी क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। और f बराबर क्या रखोगे, एफ ई रखोगे। क्या रखोगे, एफ ई। इसको क्या रखो, इसको मान लो समीकरण नंबर, अभी हम लोग ये दूसरा डेरिवेशन कर रहे हैं दूसरी स्थिति के लिए, तो यहाँ पे अभी तो कोई समीकरण लिया नहीं गया, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 1 मान लो। तो लिखो, क्या लिखोगे, इसका पूरा मान इसमें जब रखोगे तो क्या आ जाना है, v की जगह पे रखोगे माइनस डी, तो 1/d, और फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। जब तुम माइनस a डैश p डैश रखोगे तो फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/a डैश p डैश, वो बराबर क्या है, 1/fe। ठीक है, यहाँ से 1/a डैश p डैश का मान क्या आ जाना है, 1/fe, और जो माइनस 1/d है वो बराबर किधर जाएगा, तो प्लस 1/d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या मान लो, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखोगे, समीकरण 2 से 1/a डैश p डैश का मान किस में रखने पर, स्टार समीकरण में रखने पर, स्टार समीकरण में रखने पर 1/a डैश p डैश का मान किस में रख दो, स्टार समीकरण में रख दो। इसको मिटाई दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। जब तुमने उसका मान a डैश p डैश का मान स्टार समीकरण में रख दिया, स्टार समीकरण क्या था, m बराबर क्या था,
m बराबर एफ ई बटे ए डैश पी डैश। जब 1 एफ ई अपॉन ए डैश पी डैश में रखोगे तो ये एफ ई इंटू क्या लिखा है 1 अपॉन ए डैश पी डैश, तो लिखे एफ ई और फिर क्या लिखोगे यहाँ पे इसकी जगह पे लिखोगे 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, लिख लिए। m बराबर एफ ई और जब दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाना है, ये तो एफ ई नहीं है एफ ओ है, देखो मिस्टेक हो गई, अभी मिस्टेक हो जाती। जो स्टार समीकरण है उसमें एफ ई नहीं है, एफ ओ बटे ए डैश पी डैश है। क्या है, एफ ओ बटे ए डैश पी डैश, तो ये एफ ओ है। क्या है, एफ ओ, ठीक है, ये क्या है, एफ ओ है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई इंटू डी। एफ ई का जब भाग दोगे तो डी बचेगा, प्लस जब डी का भाग दोगे एफ ई डी में तो एफ ई बचेगा। क्या बचेगा, एफ ई, और यही क्या आ गया तुम्हारा एम का मान आ गया। एम बराबर यही तो लिखा है, क्या है, एम बराबर एफ ओ और मल्टीप्लाई में क्या है डी प्लस एफ ई और बटे क्या है एफ ई इंटू डी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और इस फॉर्मूले को क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, ठीक है, यही फॉर्मूला, इसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ये आ गया एक स्पेशल कंडीशन में। वो स्पेशल कंडीशन क्या है, वो स्पेशल कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो वहां पर दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता क्या होगी, m बराबर एफ ओ डी प्लस एफ ई बटे एफ ई डी। देखो एक कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है एफ ओ डी प्लस एफ ई बटे एफ ई डी, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन तुम्हें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके तो तुम्हें वहां भी दो मान दिए जाएंगे। जब सामान्य स्थिति में लिखोगे m बराबर छोटा सा फॉर्मूला है माइनस एफ ओ बटे एफ ई, यानी फॉपे वाला फॉर्मूला, और फॉपे वाले फॉर्मूले में भी दो ही मान दिए जाएंगे, क्या, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। और जब इस वाली कंडीशन में तब भी तुम्हें दो ही मान दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि डी का मान जो होता है वो फिक्स होता है। और डी का मान क्या होता है, डी का मान होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि फिक्स है कि 25 सेंटीमीटर ही है। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तो तुम्हें सिर्फ दो ही मान तो रहेगा, m बराबर क्या है एफ ओ और फिर क्या लिखा है एफ ई प्लस डी बटे एफ ई डी। तो एफ ई और एफ ओ के ही मान तो दिए जाएंगे। एफ ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एफ ओ, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई क्या है, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी। तो दो मान दिए जाएंगे। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा, वहां पे कंडीशन दी होगी कि देख लो कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूरदर्शी के लिए जो ट्यूब की लंबाई होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो देखो कि जो दूरदर्शी का ट्यूब होता है वो क्या होता है। दूरदर्शी में एक होता है नेत्रिका लेंस और एक होता है अभिदृश्यक लेंस। इस प्रकार से जो ट्यूब बना होता है उसे ही कहते हैं दूरदर्शी का ट्यूब, और हिंदी में उसे शुद्ध बोलते हैं नली। क्या बोलते हैं, नली या नलिका। क्लियर है ना बात। तो कभी कभी ये शब्द भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे कि दूरदर्शक की नली या दूरदर्शक की नलिका, या क्या बोलोगे, पाइप भी बोल सकता है कई जगह, दूरदर्शी का पाइप या दूरदर्शी का ट्यूब, ठीक है। तो सब एक ही शब्द हैं, हम लोग यहाँ पे नली का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नली। तो क्या लिखना है, दूरदर्शी के नली की लंबाई, दूरदर्शी के नली की लंबाई क्या होगी, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को दूरदर्शक की लंबाई, नली की लंबाई कहते हैं। अभिदर्शक, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के, नेत्रिका लेंस के मध्य की दूरी को, मध्य की दूरी को दूरदर्शी, दूरदर्शी के ट्यूब की लंबाई कहते हैं। ट्यूब की लंबाई कहते हैं। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा क्या है,
अभिदृश्यक लेंस से, ए क्या है नेत्र का लेंस है, दोनों के लिए कॉमन क्या था मुख अक्ष था। यहाँ कहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा था। ये जो दूरी थी वो क्या थी, वो थी FO, क्या थी FO, और ये दूरी क्या थी वो थी FE। क्यों FE थी, सामान्य स्थिति में तो ये दूरी FE ही थी ना। अब कहोगे माइनस FE थी क्योंकि इधर की तरफ की दूरी FE होती है। अरे दूरी में कोई माइनस नेगेटिव प्लस नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला थोड़ी है, सीधा अगर इतनी दूरी L है तो इतनी टोटल दूरी को क्या लिखोगे FO प्लस FE। तो सबसे पहले डालो सामान्य स्थिति में, किसमें सामान्य स्थिति में। सामान्य स्थिति में क्या करोगे, सामान्य स्थिति में L बराबर सीधे लिखोगे FO प्लस FE, ठीक है। और फिर दूसरी स्थिति क्या है जो कि असामान्य है। असामान्य स्थिति क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पर बने, वो असामान्य स्थिति है। तो देख लो दूसरी स्थिति क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। देखो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये अभिदृश्यक लेंस है और ये क्या है नेत्र का लेंस है। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक, इतनी दूरी तो क्लियर है कि वो क्या है FO है, लेकिन इतनी दूरी क्या थी, क्या थी A डैश, और ये क्या था P डैश। इतनी दूरी क्या थी A डैश P डैश। तो यहाँ पे L की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी L बराबर FO प्लस A डैश P डैश। क्लियर है, FO प्लस A डैश P डैश। अब देखो A डैश P डैश का मान क्या आएगा, तो उसके लिए तुम्हें वो याद करनी पड़ेगी। ये तो लिख लिए हो, इसको मिटा दें। एक बटे A डैश P डैश का मान क्या आया था अपना FE प्लस D बटे FED। तो यहाँ से A डैश P डैश का मान क्या आ जाएगा, A डैश P डैश का मान आ जाएगा FED बटे FE प्लस D। क्लियर है बात। तो यहाँ से A डैश P डैश का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो आ जाएगा L बराबर, दिख रहा है हाँ ठीक है, L बराबर FO प्लस A डैश P डैश का मान क्या रखोगे FED बटे FE प्लस D। ये आ गया L का मान, L बराबर आ गया FO प्लस FED बटे FE प्लस D। क्लियर है बात। अब एक बात याद रखना, कहोगे सर जी इतनी सारी चीज़ें FED, इतने सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद कैसे होंगे। तो मैक्सिमम टाइम तो तुम्हें याद करना ही नहीं है, या तो हो सकता है कि डेरिवेशन आएगा, और अगर डेरिवेशन आएगा तो वो तो नंबर उसके काफ़ी ज़्यादा नंबर रहेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी ज्ञान कभी भी रट्टा मार के नहीं लिया जाता है, क्योंकि फिर उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। और जिस चीज़ का जीवन में तुम्हारी उपयोग ना हो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ऐसे अंडर प्रेशर होकर के क्या ही करोगे कि रट्टा मार करके नंबर भी ले आओगे, तो वो नंबर कोई काम के नहीं रहेंगे। चिंतन करना होता है हर चीज़ के ऊपर, तो चिंतन करोगे तो समझ में आएगा कि जो ये चीज़ें हैं ये क्या हैं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे चल रही हैं, और पूरे सर्कल में जितने भी फॉर्मूले हैं वो दिमाग में इस तरह मेकअप हो जाएंगे कि जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और अगर कहीं पे कोई गलती कर रहे होगे तो वो तुरंत चमक जाएगा कि यहाँ कोई गलती हुई है, देखो यहाँ कुछ क्या है दिक्कत है। जैसे हम लोग कभी कभी जैसे पूरा डेरिवेशन करते हैं और लास्ट में कोई रिजल्ट क्या आ गया, गलत आ गया, तो समझ में आ जाता है कि कहीं कोई क्या है खालीपन लग रहा है, अंदर से फील आ जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है पता चल जाता है कहीं पे एरर हुआ था, कैलकुलेशन एरर हुआ था। इस प्रकार से तुम लोगों को भी क्या करना है, और ये सब कैसे आएगा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस ही तुम्हें क्या बनाएगी, मजबूत बनाएगी अंदर से। तो प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते रहना। क्लियर है बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूरदर्शी के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दूरदर्शी के प्रकार। दूरदर्शी के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। वहां पे ना चले जाना अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ फालतू की चीजें हैं।
क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं, परावर्ती अपवर्ती ऐसे कुछ दूरदर्शी नहीं होते हैं। वो किताब में अगर लिखे हैं तो उनको जाकर के सिर्फ पढ़ लो, सिर्फ वो थ्योरी है, ठीक है, उसका रियल कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो एक यंत्र है, और यंत्र तो आजकल अलग अलग तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं। तो जो डिजाइनिंग है तो वो डिजाइनिंग वहाँ पे देख लो कि वो डिजाइनिंग कैसी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अलग प्रकार के पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, दूरदर्शी है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। खगोलीय को हम लोग बोलते हैं, खगोलीय को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। दूसरा हमारा होता है पार्थिव, क्या होता है, पार्थिव दूरदर्शी। और तीसरा होता है जो गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी, उसे हम लोग बोलेंगे गैलीलीय, गैलीलीय दूरदर्शी, यानी गैलीलीय दूरदर्शी यानी गैलीलियन दूरदर्शी यानी गैलीलियन टेलीस्कोप। क्लियर है। तो गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई थी उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैलीलिय दूरदर्शी कहेंगे। अभी जिस दूरदर्शी के बारे में पढ़ रहे थे कि दो लेंस हैं, एक लेंस कैसा है, बड़ा है, दूसरा लेंस कैसा है, छोटा है। बड़ा लेंस कौन सा है, बड़ा लेंस हमारा अभिदृश्यक लेंस है, और छोटा लेंस कौन सा है, नेत्र का लेंस है। उनके वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि एफओ दूरी पे बन रहा है। उसके बाद उसका एक आभासी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ये खगोलीय दूरदर्शी था। अभी जो दूरदर्शी हम लोगों ने पढ़ लिया है वो खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लिया है। कहोगे सर बोला क्यों नहीं खगोलीय, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दूरदर्शी के नाम पे खगोलीय दूरदर्शी है, तो वो दूरदर्शी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो खगोलीय दूरदर्शी हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है, पार्थिव दूरदर्शी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो खगोलीय दूरदर्शी है उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, और अंतिम प्रतिबिंब जब उल्टा बन रहा है तो दिक्कत वाली बात है। अगर हम लोग कभी आसपास की चीज़ों को दूरदर्शी से देखना चाहें, जैसे मान लो कि 5 किलोमीटर दूर बैठे कहीं पे क्रिकेट देखना है 5 किलोमीटर दूर, अब तुमने दूरबीन लगाई, क्रिकेट देख रहे हो, और क्रिकेट देखोगे तो वहाँ पे जो प्लेयर खेलते हुए तुम्हें नजर आएंगे वो कैसे नजर आएंगे, जस्ट उल्टे लेटे हुए इस प्रकार से नजर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ और देखे, जैसे कोई इमारत देखे तो उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो खगोलीय दूरदर्शी है उसमें तुम ग्रह देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो, सूर्य देख रहे हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि वो उल्टा देख रहे हैं कि सीधा देख रहे हैं। क्लियर है बात। तो पार्थिव दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और इसमें जो लेंस होते हैं वो 3 लेंस उपयोग होते हैं। कितने होते हैं, 3 लेंस। और तीनों कैसे लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। और गैलीलियो जो दूरदर्शी होता है उसमें 2 प्रकार के लेंस यूज होते हैं। सबसे पहला जो लेंस होता है वो उत्तल होता है, और दूसरा जो लेंस होता है वो कैसा होता है, अवतल लेंस होता है। गैलीलियो दूरदर्शी से द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन उस समय के हिसाब से दूरदर्शी की जो दूरी की क्षमता है, जो सीमा है देखने की सीमा, वो काफ़ी ज़्यादा है। गैलीलियो दूरदर्शी से हम लोग बहुत दूर तक की चीज़ों को भी देख सकते हैं, लेकिन धुंधला देख सकते हैं। समझ में आई, उतना स्पष्ट नहीं होता है जितना आज की दूरबीनों के द्वारा स्पष्ट प्रतिबिंब हम लोग देख सकते हैं। तो गैलीलियो दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, पार्थिव के बारे में पढ़ेंगे, और खगोलीय तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो देखो पार्थिव की संरचना देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी में 3 लेंस होते हैं। कितने होते हैं, 3 लेंस। और तीनों लेंसों के लिए जो मुख्य अक्ष होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या किए दे रहे, प्रकाश की किरणों को समांतर इस प्रकार भेजे दे रहे, तो इस प्रकार मिल जाएंगी। इस प्रकार कहीं फोकस से जाएंगी, कहाँ से जाएंगी, फोकस से। क्लियर है बात। और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। वैसे अगर हम लोग किसी एंगल में भेज देते तो यहाँ पे बन जाता, और फिर क्या होगा, फिर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। लेकिन इन प्रतिबिंबों के बनने से कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा, देखो जो लास्ट प्रतिबिंब है वो ऐसे पीछे की तरफ आभासी तथा सीधा बन जाएगा,
और प्रकाश की जो किरणें हैं वो कैसे निकल जाएंगी, इधर से ऐसे निकल जाएंगी। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से संरचना होती है हमारे पार्थिव दूरदर्शी की। ये लेंस अपवर्तित करते एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिस वास्तविक प्रतिबिंब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकाश की किरणें आगे चली जाती हैं। फिर अपवर्तित होकर के यहाँ भी एक जगह बीच में एक ऐसा जंक्शन आता है जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं, लेकिन उनके मिलने से भी कोई मतलब नहीं। जब ऊपर की तरफ हमारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ कहीं पे क्या होती है, आँख होती है। यहाँ कहीं पे क्या होती है, आँख होती है। ये आँख क्या करती है, देखती है प्रतिबिंब को। ठीक है, क्लियर है बात। बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा नहीं बन सकता, वस्तु बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन वस्तु है आखिर में कैसी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा नहीं, लेकिन अपने आप में क्या होता है, वो बड़ा प्रतिबिंब होता है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये क्या है, हमारा पार्थिव दूरदर्शी की क्या है, संरचना है। इसका अध्ययन तो करना नहीं है, सिर्फ डायग्राम बना लो। इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। इसमें 3 प्रकार के उत्तल लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, और उल्टा तथा सीधा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा दिखने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, और हमें वस्तुएं ठीक तरीके से नजर आएं, आसपास की वस्तुएं जो थोड़ी दूरी पर हैं। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पार्थिव दूरदर्शी का यूज करते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हो थ्योरी। आगे देखो, गैलीलियो दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी क्या होता है, गैलीलियन दूरदर्शी इसको बोलते हैं। अब देखो, इसमें एक तो होता है उत्तल लेंस और एक तो होता है अवतल लेंस। दोनों के लिए मुख्य अक्ष कॉमन होता है। इसी प्रकार से प्रकाश की किरणें आती हैं। इसमें भी हम लोग ऐसे ही समांतर भेजे दे रहे हैं, जिससे क्या रहेगी, डायग्राम बनाने में आसानी होती है। ठीक है, ऐसे जाएंगे और फिर ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी। अब ये दूरदर्शी, ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। जब ये फैलाएगा तो ये क्या होगा, एक प्रकाश की किरण मान लो ऐसे चली गई, इसको थोड़ा और बड़ा बना दे रहे, एक प्रकाश की किरण क्या हो गई, ऐसे चली गई, और एक प्रकाश की किरण क्या हो गई, ऐसे चली गई। क्लियर है बात। लेकिन ये क्या होंगी, मतलब आगे जाके मिलेंगी नहीं, दूर होती जाएंगी। तो पीछे की तरफ ऐसे लगेगा कि यहाँ पे क्या हो गया है, प्रतिबिंब बन गया है। ये तो सांप की तरह हो गया। लेकिन समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हुई हैं, अपवर्तित हुई हैं। उसके बाद क्या है, पीछे की तरफ क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होंगी, और पीछे की तरफ एक कैसा बन जाएगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी गैलीलियो दूरदर्शी के द्वारा भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। दोष ये है कि आज के जो टेलीस्कोप हैं उनकी अपेक्षा इसकी जो प्रतिबिंब की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, लो होती है। लो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा अवतल लेंस होता है उससे बनने वाले प्रतिबिंब की क्वालिटी भी कैसी होती है, लो होती है। क्लियर है बात। तो क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम लोग करेंगे यहीं पे समाप्त, और तब तक आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें। और आज हम लोगों का समाप्त हो गया है रे ऑप्टिक्स। कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। सारी जो प्रैक्टिस है वो भी हम लोग कर लेंगे समय के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।